some general terms. सबसे पहली टर्म है फैक्टर्स। जैसे फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर क्या है बेसिकली? फैक्टर्स होते हैं, these are the unit of heredity, these are the unit of heredity which is responsible for inheritance and appearance of character. Factor was, ठीक है, this is referred as genes by Johnson in the year of 1909, and Mendel used term for this, element or factor. Morgan first used symbol to represent the factor. Morgan first used symbol for the factor, means dominant factor are represented by capital letter and recessive factor represented by small letter. चलिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब इनहेरिटेंस होती है, जब कोई करैक्टर पास होता है पेरेंट जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, तो वो करैक्टर को कौन कंट्रोल करता है? हु इज कंट्रोलिंग द करैक्टर? जीन्स। हमने तो पढ़ा था कि जीन्स कंट्रोल करते हैं करैक्टर को। सो करैक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन्स। करैक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन। बट जब मेंडल का टाइम चल रहा था तब जीन टर्म अभी इन्वेंट नहीं हुई थी, ठीक है? जब मेंडल का काम चल रहा था, मेंडल का टाइम चल रहा था, तब मेंडल ने जीन को क्या कह दिया था? मेंडल ने बोला था ये कोई फैक्टर होता है या कोई एलिमेंट होता है जो क्या करता है, पेरेंट जनरेशन से अगली जनरेशन में पास होता है, एंड दैट फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द करैक्टर, ठीक है? बट लेटर ऑन इन द ईयर ऑफ 1909 हु सेड फैक्टर इज अ जीन? जॉनसन ने बोला 1909 में कि नहीं, फैक्टर टर्म मत यूज करो, फैक्टर को क्या नाम दे दिया? जीन्स। अब मॉर्गन जो था, मॉर्गन ने कुछ सिंबल रिप्रेजेंट किए फैक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसने बोला कि अगर कोई डोमिनेंट फैक्टर वो होता है जो एक्सप्रेस करता है अगली जनरेशन में जाकर, और रिसेसिव फैक्टर वो होता है जो एक्सप्रेस नहीं करता। उसने बोला है जो फैक्टर जाकर एक्सप्रेस करेगा उसको बोलेंगे डोमिनेंट फैक्टर, और डोमिनेंट फैक्टर को हमेशा हम कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फैक्टर एक्सप्रेस नहीं करता अगली जनरेशन में जाकर उसको हम किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे?
स्मॉल letter. लेटर। Small letter. ये क्लियर है बेटा सबको टर्म फैक्टर? Yes. Yes. Yes, sir. अगला अगला करेक्टर अगली टर्म है, नेक्स्ट टर्म इज एलील। एलील इज आल्सो नोन एज एलिलियोमॉर्फ्स, इनको एलिलियोमॉर्फ्स भी बोलते हैं। सो एलील्स क्या होते हैं? दीज आर द अल्टरनेटिव form of a gene. This is the alternative form of a genes which are located on same position, यानी कि loci on the homologous chromosomes, homologous chromosome is called allele. So the term allele, this term was given by बैटसन ने ये टर्म दी थी allele। ठीक है, अब देखते हैं एलील क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल साइंटिस्ट के नेम पर मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे फैक्टर्स या एलील के लिए। बिल्कुल, ये आपको मैच इन द कॉलम्स आएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको ये लर्न करने हैं। ठीक है, अब देखो जैसे हाँ जी बेटा। सर सेम पोजीशन का मतलब लोसाई है? हाँ, मैं बताता हूँ, अभी वही बताने लगा हूँ। देखो करेक्टर जो है, करेक्टर, सपोज मैं एक करेक्टर ले लेता हूं, सपोज करेक्टर है हाइट इज द करेक्टर। मैं आपकी क्लास में आता हूं, मैं बोलता हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं हाइट के बेसिस पर आपकी क्लास को सेग्रीगेट कर दूं, तो हाइट क्या है? करेक्टर। और करेक्टर को कंट्रोल कौन करता है? जीन। अब देखिए हर करेक्टर के दो अल्टरनेटिव्स होते हैं, यानी कि टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं, अब आपकी क्लास में जब मैं हाइट के बेसिस पर क्लासिफाई करूंगा तो मेरे पास दो ही ट्रेट्स होंगे उस करेक्टर के, हाइट के, जहां तो टॉल होगा और यहाँ क्या होगा? डवार्फ और शॉर्ट। मैं जो क्लास में बड़ी हाइट के बच्चे उनको अलग कर दूंगा, छोटी हाइट वालों को अलग कर दूंगा। यानी कि हर एक करेक्टर के मेरे पास दो क्या है? ट्रेट को याद रखना है, ट्रेट को कंट्रोल कौन करता है? अलील। क्लियर है? करेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? जीन। और ट्रेट को कौन कंट्रोल करता है? अलील। अब सपोज ये क्रोमोसोम है, क्योंकि जीन कहाँ पड़े होते हैं? क्रोमोसोम्स के ऊपर। ये देखिए अभी हम देखते हैं, ये सपोज एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और आपको पता है आपके अंदर टोटल कितने क्रोमोसोम्स हैं? 23 ऊपर कर दो। 2n is equals to 46। Yes sir। 2n equals to 46, यानी कि आपके अंदर दो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, एक क्रोमोसोम आपके मदर से आया और एक क्रोमोसोम आपके फादर से आया। So these are homologous chromosome। Suppose ये आपके फादर का क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये आपकी मदर का क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए और पेयरिंग कर दी, जिसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। अब फादर का सपोज ये वाली जो पोजीशन है, यहां पर जीन पड़ा है हाइट का, एच जीन पड़ा है, और मदर के भी सेम इसी पोजीशन पे क्या पड़ा है? हाइट का जीन पड़ा है, एच। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हो दोनों क्रोमोसोम के सेम पोजीशन पर सेम जीन पड़े हैं जो सेम कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। Yes sir।
जहां पर जीन पड़े होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, उस पोजीशन को बोलते हैं, दिस इज नोन एज लोकाई। उसको क्या बोलते हैं? लोकस। लोकस। लिखिए, लोकस वो जगह है, लोकस इज ए प्लेस वेयर जीन इज प्लेस्ड। लोकस वो जगह है जहां पर जीन पड़ा होता है। अब वो क्या बोल रहा है? कहता है हर एक जीन के दो क्या होते हैं? Alleles. एलील्स। Contrasting traits. यानी कि एच के भी दो भाई बंधु होंगे, और वो भाई बंधु कौन से हैं? कैपिटल Fall and टी war. और स्मॉल टी। स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी। है ना? क्लियर है? कहता Yes, दिस sir. इज लोकेटेड ऑन द सेम पोजीशन ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एलील। Alleles. और आपके अंदर दोनों में से, क्योंकि म्योसिस होती है ना, तो दो एलील में से सिर्फ एक एलील ही पास होगा। सपोज आपके फादर ने जो क्रोमोसोम दिया वहां पर था कैपिटल टी, और आपकी मदर ने जो क्रोमोसोम दिया वहां पर क्या था? स्मॉल टी। अब आप बताओ आपके अंदर हाइट कैसी होगी? Tall होएगी. Tall. आपके अंदर ये वाली कंडीशन आ गई। ठीक है? Yes, sir. और मैंने क्या Yes, बताया sir. था? जो डोमिनेंट फैक्टर होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Capital Capital letter. letter. तो T express much more better than the small t, Small and t. and what capital T is represented over here? dominant character, Dominant Tall, character. height. tallness. Tallness. ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है? तो दिस इज इट। ओके, हाँ जी। सर जो एलील है अगर सेम पोजीशन पे होगा तभी एलील कहेंगे, हाँ बिल्कुल, सेम लोकस पे। और अगर ठीक है? कोई और पोजीशन पे हुआ, एक हाइट मतलब ऊपर है और अगर मदर वाली नीचे, तो क्या होगा? ना 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 ना, ये देखो, अब हमारे अंदर एक ही जीन थोड़ा पड़ा है। सपोज मेरे यहाँ मेरा आई जीन पड़ा है, दिस इज आई जीन, और मेरा आई जीन है, मेरा सपोज आई कलर है ब्लैक, तो ब्लैक बी, और जो मुझे मेरी मदर से मिला होगा क्रोमोसोम, उनका भी जो आई जीन होगा वहां पर होगा ये। तो अब ये नहीं ना कहेंगे, अब ये बोलोगे आप सर एलील तो दो डिफरेंट लोकस पर पड़े हैं। नहीं नहीं, यहाँ पर दो डिफरेंट जीन के दो डिफरेंट एलील्स पड़े हैं। ठीक है, बट दोनों ही एलील अपने जीन के सेम लोकस पर पड़े हैं। ठीक है, ये नहीं कि आई जीन का ये वाला एलील आकर हाइट के साथ आकर लग जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, यस सर। क्लियर है? फिक्स्ड होते हैं हाँ जी बेटा, सर, ये फिक्स्ड होते हैं। ये फिक्स्ड होते हैं, बिल्कुल, पोजीशन इज क्लियर कट फिक्स्ड। हाँ जी बेटा। सर इसका मतलब कि एक कैरेक्टर के दो एलील्स होते हैं। हाँ, एक करैक्टर के दो एलील होते हैं। ठीक है, सर और ये किससे Yes. डिसाइड होता है कि जो फादर से मतलब कैपिटल भी जाएगा और मदर से स्मॉल भी जाएगा, या ये कैसे मतलब दोनों के करेक्टर कैसे पास होंगे? ये अभी देखेंगे, अभी देखेंगे, है ना? अभी तो हमने पढ़नी है जेनेटिक्स, अभी तो 2 महीने यही चलना है सब कुछ, तो पढ़ेंगे अभी। पहले अभी आप धीरे धीरे समझो टर्म्स को। ये टर्म्स क्लियर समझ लग गई? Yes, sir. Yes, sir. अगली टर्म है, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, भागना नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर एक भी गलत कंसेप्ट दिमाग में फंस गया तो क्वेश्चन उसी टाइम गलत। तीसरा कंडीशन है होमोजाइगस। तभी मैं भाग नहीं रहा, धीरे धीरे कराऊंगा ये चैप्टर, जैसे हमने दूसरा चैप्टर किया ना धीरे धीरे, ये भी हम धीरे धीरे करेंगे। होमोजाइगस, होमोजाइगस क्या होता है? कहता a zygote is formed by fusion of two gametes having identical factor is known as homozygous, and factor, और उस जाइगोट को क्या बोलेंगे? होमोजाइगोट। और उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे?
होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म। अब ये भी ध्यान से समझिए। सपोज ये है मेल और ये है फीमेल, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर भी 2n46 है और इसके अंदर भी 2n46 है, ठीक है। सपोज ये इसका क्रोमोसोम है, दीज आर हिज होमोलोगस क्रोमोसोम, और ये इसके होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। यहां पर हाइट का जीन पड़ा है, यहां पर कैपिटल टी, यहां पर है स्मॉल टी, यहां पर है, यहां पर है स्मॉल टी। अब मुझे बताओ, जैसे इन दोनों की शादी हो गई है, ठीक है, तो लड़के की हाइट कैसी है, टॉल के छोटी? टॉल लड़की की हाइट कैसी है? टॉल चलिए अब देखिए, अब ये आगे अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो अब देखते हैं इनके जो बच्चे होंगे, इस कपल का जो बच्चा होगा उसकी हाइट कैसी होगी। तो देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है गैमीटोजेनेसिस जब होती है तो कौन सी डिवीजन होती है? मियोसिस में क्या होता है? ओनली वन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम पास करता है गैमीट के अंदर। तो लड़का क्या बनाएगा? स्पर्म, और लड़की क्या बनाएगी? ओवम, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से कोई एक ही पास करेगा। सपोज लड़के ने ये वाला सेट पास कर दिया और इसके ऊपर कौन सा फैक्टर है, अलील सॉरी सर कैपिटल टी, ठीक है। और लड़की ने भी सपोज यही पास कर दिया, अब क्या होगी? अब होगी फर्टिलाइजेशन। तो अब क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? जाइगोट, और इस जाइगोट के अंदर कैपिटल टी। अब इस लड़के की, अब इस बच्चे की हाइट क्या होगी? टॉलनेस, टॉल होगा ये बच्चा। और ये कंडीशन कैसी होगी? जाइगोट कैसा है? दोनों आइडेंटिकल, होमोजाइगस, तो ये क्या हो जाएगा? होमोजाइगोट, और ये लड़के को क्या बोलेंगे? होमोजाइगस। होमोजाइगस। ये क्लियर है सबको? Yes, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा, हाँ हाँ बोलो। सर जैसे पेरेंट्स की हाइट टॉल है, वैसे जैसे ऑफस्प्रिंग है जो उनका, वो शॉर्ट भी हो सकता है? शॉर्ट भी हो सकता है, वही बताने लगा। यहाँ जरूरी नहीं है कि जो लड़के ने पास किया वही लड़की ने पास करना है। लड़की अगर ये वाला क्रोमोसोम पास कर देती रैंडमली, स्मॉल टी वाला, तो फिर भी लड़के की हाइट क्या होती? बच्चे की टॉल होती। बट यहाँ पर अब होमोजाइगस कंडीशन नहीं होती, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन होती है। तो जब ये वाली कंडीशन होती है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हेट्रोजाइगोट। क्लियर है बेटा सबको? सर ऊपर कर दो डेफिनेशन लिखनी है। ये आपने बनानी है साथ में डायग्राम्स। तो इसका भाई बंधु डेफिनेशन है हेट्रोजाइगोट। तो हेट्रोजाइगोट का लिखो, बनाओ डेफिनेशन खुद, क्या बनेगी? Zygote is formed by fusion of two gametes having non-identical factors. देखो जाइगोट इज फॉर्म, आपने अगले ही हेडिंग डालनी है, 4th पॉइंट। जाइगोट इज फॉर्म्ड by fusion of two different types of gametes, two different type of gametes carrying different factors, or allele is called as heterozygote। और याद रखना है, होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस जो टर्म थी ये किसने दी थी? बैटसन ने। और बैटसन ने कौन सी टर्म दी थी? एलील। यानी कि क्वेश्चन जरूर
चलिए तो यहाँ पे लिख लीजिए, ये कंडीशन ये भी हो सकती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस कंडीशन। हो गया बेटा? Yes, sir. यस चल। सर हाँ एक बार एलील्स वाले दिखा दो। एलील वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यस सर। आगे डालो, आगे नंबर कौन सा डालना है? 5th। आगे 5वां नंबर डालो सर। सर हेटेरोजाइगोट दिखाना। हाँ ना बेटा, हेटेरोजाइगोट। अगला नंबर है हेमीजाइगस। एक्सक्यूज हाँ जी बेटा। सर, ये जो हेटेरोजाइगोट कंडीशन है, इसमें एक पेरेंट शॉर्ट होगा और एक टॉल होगा? नहीं नहीं, जरूरी नहीं, ये भी ये कंडीशन हो सकती है। ये देखो, अब यहाँ पर पेरेंट क्या है दोनों, होमोजाइगस के हेटेरोजाइगोट? हेट्रो पेरेंट दोनों के दोनों ही क्या है यहाँ पर, हेटेरोजाइगोट है, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस सर। ये देखो पेरेंट दोनों हेटेरोजाइगोट है यहाँ पे। हाँ जी बेटा। तो जैसे होमोजाइगस में दोनों टॉल आए, अगर दोनों शॉर्ट वाले भी आते हैं तो भी होमोजाइगस ही रहेगा ना? हाँ, फिर भी होमोजाइगस कंडीशन ही होती है। ये देखो ना, अगर मैं पूछूं ये कौन सी कंडीशन है? होमोजाइगस। Homozygous dominant. ये कौन सी कंडीशन है? होमोजाइगस रिसेसिव। और अगर मैं पूछूं ये कौन सी कंडीशन है? हेटेरोजाइगस। क्लियर है? यस यस सर। सर। यस सर। आगे हेमीजाइगस। हेमीजाइगस में लिखो, if individual contain only one gene of a pair, then individual is said to be hemizygous. For example, male individual is always hemizygous for sex-linked genes. अब देखते हैं ये क्या है। अब जैसे कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेल स्पेसिफिक होते हैं, जैसे बियर्ड आना, माउस्टेचेस आना, ब्रॉड वॉइस, ब्रॉड शोल्डर्स, हेयर ऑन द चेस्ट, ठीक है। ऐसे कितने सारे मेल स्पेसिफिक कैरेक्टर हैं जो आपको फीमेल के अंदर देखने को नहीं मिलते, ठीक है। जैसे सपोज ये कोई लड़का है और आपको पता लड़के के अंदर कैसी कंडीशन होती है सेक्स क्रोमोसोम की, XX के XY? XY। तो सपोज ये हो गया X क्रोमोसोम और साथ में छोटू सा होता है Y क्रोमोसोम। Y क्रोमोसोम बहुत शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू X क्रोमोसोम के। अब जितने भी मेल स्पेसिफिक जीन्स होते हैं, वो सारे के सारे कहां पड़े होंगे? दे आर प्रेजेंट ओवर द, बताओ X क्रोमोसोम के ऊपर के Y के ऊपर? Y क्रोमोसोम। याद रखना है, जो जीन्स सिर्फ और सिर्फ Y के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं उन जीन्स को हम बोलते हैं दीज आर नोन एज होलोएंड्रिक जीन्स, ठीक है। अब सपोज यहां पर एक जीन है, उस जीन का नाम है X जीन, नहीं X नहीं लेते क्योंकि आपको गलती ना लग जाए। सपोज उस जीन का नाम है H जीन। अब ये जो H जीन है ये क्या बनाता है?
टेस्टोस्टेरोन, मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन ही होता ना, मेल सेक्स हार्मोन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे बताओ फीमेल के अंदर होता है टेस्टोस्टेरोन? No, sir. No, No, sir. sir. नो No, sir. सर, होता है सर। यानी कि होता है सर, टेस्टोस्टेरोन कम हाँ कम अमाउंट में होता है। है ना, But in होता है less बट कम अमाउंट में होता है, ठीक है। यानी कि टेस्टोस्टेरोन वाला जो जीन है वो किसके ऊपर प्रेजेंट होगा? Why? 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 Y chromosome. अब मुझे बताओ ये जो जीन है इसकी जो कॉपी है, ठीक है, इसकी जो कॉपी है वो एक्स के ऊपर प्रेजेंट होगी? No, sir. No, sir. No, sir. यहाँ पर तो प्रेजेंट ही नहीं है। जब किसी जीन की कॉपी उसके अल्टरनेटिव क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट ना हो तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? Hemizygous. Hemizygous condition. Hemizygous. याद रखना, हेमीजाइगस कंडीशन सिर्फ किस जेंडर में पाई जाती है? Male individual. Male individual. क्लियर है बेटा सबको? Yes, sir. Yes. Yes, अब जो sir. बियर्ड माउथ स्टेजिस वाला जो जीन है वो भी किसके ऊपर पाया जाता होगा? Y. Y chromosome. और उसकी जो अल्टरनेटिव कॉपी है वो एक्स के ऊपर क्या होगी? नहीं होगा. एब्सेंट। सर जो वाई क्रोमोसोम है उसको जो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं छोटा सा। हाँ, छोटू सा उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ अगर कल को नेचर के अंदर अगर होलो एंडिक जीन का पोजीशन एक्स के ऊपर आना शुरू हो गया तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? सर Male character. Females में भी मेल वाले कैरेक्टर्स आने लग जाएंगे. बिल्कुल, जो मेल वाले करैक्टर हैं वो फीमेल के अंदर भी देखने शुरू हो जाएंगे। फिर लड़कियां भी सैलून तो जाती हैं बाल ठीक करवाने, फिर साथ साथ में वो दाढ़ी दूढ़ी भी कटवाने चले जाएंगे, है ना। तो आपको क्या लगता है ऐसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? No, sir. No, sir. नो सर। No, sir. हेमीजाइगस कंडीशन ही रही तो अच्छी है, ठीक है। तभी क्यों बोलते हैं कि जो मेल होता है वो जेनेटिकली बहुत कमजोर होता है वुमेन से। वुमेन्स होती हैं, ठीक है, जो विमेन्स होती हैं वो जेनेटिकली बहुत स्ट्रांग होती हैं, पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। अगर कल को कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो फीमेल बच जाएंगी, मेल सबसे पहले वैनिश होंगे धरती से। चलिए अगला नंबर है 6 नंबर इज फिनोटाइप। 6 नंबर इज फिनोटाइप। तो फिनोटाइप तो आपने पढ़ा होगा लोअर क्लास में, क्या होता है फिनोटाइप? Excuse me, sir. सर जो फिजिकल अपीयरेंस को डिनोट करते हैं जो कैरेक्टर विजिबल होते हैं. है ना, एक्सटर्नल और morphological external or morphological appearance of an organism is known as phenotype, and the 7th number is genotype. 7th number is genotype, and genotype is genetic representation. बिल्कुल, genetic makeup or genetic constitution of an organism of a particular gene for a particular character is known as genotype. अब ये दोनों टर्म्स जो थी, ये दोनों टर्म किसने दी थी? ये दोनों टर्म्स दी हैं जॉनसन ने। जैसे सपोज किसी ऑर्गेनिज्म का ये कंडीशन आई है तो ये क्या होगा, इसका फिनोटाइप के जीनोटाइप? जीनोटाइप. दिस इज जीनोटाइप। और ये जीनोटाइप कौन सा फिनोटाइप रिप्रेजेंट कर रहा है? हेट्रोजाइगस. टॉलनेस, ठीक है। तो टॉलनेस क्या हो गया इसका फिनोटाइप? यस और सर. ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया इसका? जीनोटाइप. कैपिटल टी स्मॉल टी. जीनोटाइप. उसके बाद एक टर्म होती है दैट इज कॉल्ड एज फिनोकॉपी। फिनोकॉपी क्या होता है? कहता इफ डिफरेंट जीनोटाइप
different genotype is said to be if genotypes are placed in different environmental conditions, then they produce same phenotype, these genotypes are said to be phenocopy of each other. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। अब यहाँ पर जीनोटाइप्स क्या है? दोनों Different. Tallness. different, but they will produce Same phenotype. और phenotype कौन सा है? Tallness. Tallness. तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? Phenocopy. Phenocopy. ये अच्छा है ना चैप्टर बड़ा। हाँ, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म, हाँ जी बेटा, हाइब्रिड विगर। नेक्स्ट टर्म इज हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस। सो ये जो टर्म है हेटेरोसिस, दिस वाज गिवन बाय शुल ने दी थी टर्म। उसका डेफिनेशन क्या है? superiority of offspring over its parents is known as hybrid vigor, and it is developed due to heterozygosity. So hybrid vigor can maintain for a long time in vegetatively propagated crops, So hybrid vigor can be lost by selfing because inbreeding induces the homozygosity in offspring, and loss of hybrid vigor due to
इनब्रीडिंग इज नोन एज, ये लास्ट टाइम नीट में क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। पहले लिख लो फिर हम समझते हैं ये क्या है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। सर हाइब्रिड सीड्स जो होते हैं वो मैक्सिमम 1 ईयर तक ही वर्क करते हैं, उससे ज्यादा भी? नहीं, ज़्यादा भी कर सकती हैं, वो डिपेंड करता है कि प्लांट का लाइफ साइकिल कैसा है। चलो ये लिख लोगे फिर मुझे बता देना, ठीक है, फिर मैं समझा दूंगा। लिख लिया? अब देखो कहता है अगर जो ऑफ स्प्रिंग है वो अपने पेरेंट से ज्यादा सुपीरियरिटी हो जाए, सुपीरियर हो जाए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिड विगर। जैसे यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ पर 2 प्लांट है, एक ये प्लांट है और एक ये प्लांट है। सपोज ये है मेल प्लांट और ये है फीमेल प्लांट। अब मेल प्लांट के अंदर क्या है कि इसका जो फ्रूट है वो बहुत स्वीट है, फ्रूट बहुत स्वीट है और ये डिजीज रेसिस्टेंट है, इसको कोई बीमारी नहीं लग रही। ठीक है, पर इसको एक प्रॉब्लम है कि इसकी जो यील्ड होती है, पैदावार, वो बहुत कम है, यील्ड और प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। प्लस ये जो है ये शॉर्ट हाइट का है। अब इधर आ जाओ फीमेल के अंदर, फीमेल का जो फ्रूट है वो इतना ज्यादा स्वीट नहीं है, प्लस फीमेल जो है ये डिजीज रेसिस्टेंट भी नहीं है, इसको बहुत जल्दी बीमारी लग जाती है। बट फीमेल के जो फ्रूट की पैदावार है वो बहुत ज्यादा है। और ये टॉल भी है। तो अब क्या होगा, मुझे अब कोई ऐसा ऑफस्प्रिंग तैयार करना है, आप समझ गए होंगे, जिसके अंदर मुझे सारे अच्छे अच्छे करैक्टर लेकर आने हैं। तो मैंने जब इन दोनों को क्रॉस करवाया तो ये इनका ऑफस्प्रिंग होगा, बिकॉज दे आर पेरेंट। ये क्या हो गया, पेरेंट हो गए, और ये क्या हो गया, ऑफस्प्रिंग हो गया। अब ये जो ऑफस्प्रिंग है इसके अंदर कौन कौन से करैक्टर आए, इसका जो फ्रूट है वो काफी ज्यादा स्वीट है, ये डिजीज रेसिस्टेंट है, इसकी पैदावार है वो बहुत अच्छी है, टॉल, और ये टॉल भी है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इन तीनों में से देखूं तो तीनों में से सबसे अच्छा प्लांट कौन सा है? उनको ऑफस्प्रिंग, यानी कि जो बच्चा है उसके अंदर अपने पेरेंट से ज्यादा अच्छे फीचर्स आ गए। यस सर। जब ऑफस्प्रिंग बहुत ज्यादा सुपीरियर हो जाए अपने पेरेंट से, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज हाइब्रिड विगर। क्लियर है? यस अब सर। जो अगर मैं चाहूं कि मैं इस प्लांट को बचा कर रखूं, यानी कि सपोज इसके अंदर ये वाली कंडीशन है, अगर मैं चाहूं मैं इसको बचा कर रखूं ताकि ये खराब ना हो फीचर, तो मुझे इस प्लांट को क्या कराना पड़ेगा? इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराऊंगा, एसेक्सुअल? क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्लांट के अंदर कौन सी होती है? वेजिटेटिवली प्रोपगेशन। क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेशन से मैं इसके क्या तैयार कर लूंगा? मैं इसके क्लोन्स तैयार कर लूंगा, और क्लोन्स के अंदर तो वेरिएशन होती नहीं, यानी कि मैं कितनी जनरेशंस तक इसी प्लांट को यूज कर सकता हूं। ठीक है, मुझे बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा। बट अब क्या होता है, कहता अगर आपने इसको
कहता सेकंड केस क्या है, अगर आपने इसकी इनब्रीडिंग करवा दी। इनब्रीडिंग क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक्सक्यूज मी सर। सेक्सुअल, हाँ जी बेटा। सर आपने क्लोन से पहले क्या बताया, एक बार फिर से बताओ, मेरे इंटरनेट कनेक्शन नहीं था बीच में। हाँ, मैंने कहा कि अगर मुझे ये सारे फीचर्स को बचा कर रखना है तो मुझे इस प्लांट को वेजिटेटिवली प्रोपगेट करना पड़ेगा, क्योंकि वेजिटेटिव प्रोपगेट में कोई भी वेरिएशन नहीं होती, ठीक है। जो डॉटर सेल्स होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। ये होगा फर्स्ट केस। अब सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है कि अगर मैंने इस प्लांट का इनब्रीडिंग करवा दिया, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा दी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मुझे क्या कराना पड़ेगा? इसकी सेल्फिंग। अब सेल्फिंग क्या होती है? जैसे कैपिटल टी ये एक प्लांट है, अब इसी के दूसरे प्लांट के साथ मैंने इसका क्या करवा दिया? रिप्रोडक्शन करा दी। तो अब क्या होगा? ये दो तरह के गमीट्स बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी दो तरह के बनाएगा। तो अब मेरे पास कौन कौन से ऑफस्प्रिंग आने की प्रोबेबिलिटी है? अगर ये इसके साथ कैपिटल टी, अगर ये इसके साथ करता है कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। ठीक है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर दो क्या आ गए? टॉल एंड शॉर्ट। सुपीरियर होंगे दोनों? नो सर, ये तो सुपीरियर नहीं होंगे, है ना। तो जब आप देख रहे हो अब इनकी जो सुपीरियरिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। जैसे जैसे सुपीरियरिटी कम होती जाएगी, आप जैसे जैसे क्रॉस करवाते जाएंगे इनमें होमोजाइगोसिटी बढ़ती जाएगी। सो दिस विल इंक्रीज, it will increase homozygosity। और अगर होमोजाइगोसिटी बढ़ गई, ठीक है, तो सुपीरियर करैक्टर क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। सुपीरियर करैक्टर डिक्रीज हो जाएंगे। जब सुपीरियर करैक्टर डिक्रीज होते हैं इन ब्रीडिंग की वजह से, तो ऐसे फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज ब्रीडिंग डिप्रेशन। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ये लास्ट टाइम नीट में क्वेश्चन आया था, नीट 2020 में, कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्यों होता है। तो पता चल गया इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्यों होता है? जब आप किसी हाइब्रिड विगर वैरायटी की इन ब्रीडिंग करवाते हैं बार बार, जिसकी वजह से उनके सुपीरियर करैक्टर कम होते हैं, उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं? इंटरब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है। अब डिप्रेशन का थोड़ी समझ लेना कि वो दिमागी हालात उसके ठीक नहीं है, ऐसा डिप्रेशन नहीं, ठीक है। यहाँ पर डिप्रेशन का मतलब है कि उसके सुपीरियर कैरेक्टर जो है वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, ठीक है। इनब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? इनब्रीडिंग का मतलब दो जानों को आपस में क्रॉस करवाना, उनका रिप्रोडक्शन कराना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेट करवाना उसको। तो आपने वो क्या लिखा? इट विल इंक्रीज होमोजाइगोसिटी। हाँ, होमोजाइगोसिटी। ये क्रॉस जो होता है ना, क्रॉस चाहिए। ये क्रॉस का मतलब क्या होता है? ये क्रॉस का मतलब होता है ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? मीटिंग कर रहे हैं। पर हमको तो हेटेरोजाइगस चाहिए था ना। हाँ, पर यहाँ पर देखो ना, होमोजाइगस भी आ गया, तो ये पंगा क्रिएट कर गया ना आके। यस। हाइब्रिड फिगर्स के पॉइंट दिखाना। कहाँ से कह रही हो? सर ऊपर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, इसका मैं आगे करवा दूँ। ये लिख लिया सबने? यस सर। तो ये थी हमारी टर्म्स, ठीक है। ये हमारी टर्म्स थी जो हमने बेसिक पढ़ ली है। अब ये टर्म्स बार बार अंदर आएंगे, अब मैं वहां पर बार बार बताऊंगा। अब आपको खुद अंडरस्टूड हो जाना चाहिए कि अगर सर जीनोटाइप बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, फिनोटाइप बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, एलील्स बोल रहे हैं तो उसका मतलब क्या है, ठीक है। क्लियर है बेटा? यस सर। यस। अब आप अपने नोट, चलिए। तो ये आपको मैंने कल डब्बा पढ़ाया था, ठीक है। मैंने आपको बोला था कि मेंडल ने जब हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें टोटल कितने कैरेक्टर्स लिए थे? टोटल कितने कैरेक्टर्स लिए थे? 7, ठीक है। अब याद रखना है कि जो पी प्लांट होता है, क्योंकि मेंडल ने तो पी प्लांट लिया था,
तो पी प्लांट के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं डिप्लॉयड कंडीशन में? आपने पढ़ा हुआ है 2n is equals to 14. 14, ठीक है, 2n is equals to 4. तो कहता है मेंडल ने टोटल कितनी वैरायटी सिलेक्ट की इस एक्सपेरिमेंट के? 14 वैरायटीज। अब देखिए आगे लिखिए, एस ब्लिक्सिट एक साइंटिस्ट था। अब हमने ये देखना है कि जो लेंथ ऑफ प्लांट है इसको कंट्रोल करने वाला जीन पी के किस क्रोमोसोम के ऊपर है? तो किस क्रोमोसोम के ऊपर है? तो जो हाइट का करेक्टर शो कर रहा है, ठीक है, हाँ ये देखिए, ये देखो साथ में मैंने डायग्राम भी दे दी है, ठीक है, अगर आपको पता ना चले तो। जैसे लेंथ ऑफ द प्लांट जो है टॉल और डवार्फ, ठीक है, ये वाला जीन किसके ऊपर पड़ा हुआ है? कौन सा क्रोमोसोम है 14 में से? फोर्थ, ठीक है, फोर्थ। और फ्लावर पोजीशन वाला किसके ऊपर पड़ा है? फोर्थ। अब मैं आपको बताऊं यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा आता है, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा कौन सा क्रोमोसोम है पी प्लांट के अंदर जहां पर मेंडल के द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट के मैक्सिमम करैक्टर वाले जीन प्रेजेंट थे? तो आंसर क्या आएगा? फोर्थ। तो याद रखना ये क्वेश्चन यूनिवर्सल है, ये आना ही आना है, ठीक है। तो लिखिए, ये किसने बताया था कि कौन से करैक्टर का जीन किसके ऊपर होता है? तो आंसर इज एस ब्लिक्सिट ने कहा, एस ब्लिक्सिट concluded that the genes studied by Mendel are located on four different pairs of chromosome, ठीक है। एंड these are कौन से क्रोमोसोम है? these are क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5 and 7, ठीक है। उसके बाद in pea plant seed coat color and flower color are regulated by same gene. सर क्रोमोसोम तो 7 होते हैं पर सिर्फ 4 क्रोमोसोम पर ही करेक्टर आ रहे थे। हाँ, जो उसने करेक्टर लिए थे वो जीन सिर्फ इन्हीं 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर थे, ठीक है। उसके बाद कहता सीड कोट कलर जो है, सीड कोट कलर एंड फ्लावर कलर these are regulated by same gene, ठीक है। कहता अगर कोई एक जीन, if one gene will control more than one character, अगर एक जीन मोर देन 1 करैक्टर कंट्रोल करे तो ऐसे जीन्स को हम बोलते हैं these are known as प्लियोट्रॉपिक जीन्स। क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपिक। पर मैंने तो आपको ये बताया था कि एक जीन सिर्फ एक ही करैक्टर को कंट्रोल करता है, हर एक करैक्टर के लिए एक स्पेसिफिक जीन होता है, यही बताया था। बट याद रखना है कुछ जीन ऐसे होते हैं एक जीन मोर देन 1 करैक्टर को कंट्रोल करता है, ऐसे जीन्स को हम क्या बोलते हैं? प्लियोट्रॉपिक जीन। अब मुझे बताओ ये वाला जीन कौन सा होगा फिर? फोर्थ जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन, जीन्स, ठीक है, प्लियोट्रॉपिक जीन्स, ठीक है। चलिए कहता है जैसे हाँ सर जैसे टेबल के अंदर जो 4th और जो 6th पेयर है, डोमिनेंट ग्रीन येलो और येलो ग्रीन, ये सेम जीन है, एक ही कैरेक्टर को कर रहे। हाँ। 2 अलग अलग कैरेक्टर को पर सेम जीन है ना, क्योंकि सर डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर सेम आ रहा है। हाँ ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं।
अब ये पता चल गया ना, मैक्सिमम करेक्टर जो है वो किस क्रोमोसोम के ऊपर पड़े हुए जीन? फोर्थ के ऊपर। ये क्वेश्चन बेटा जरूर आना, जरूर आना, ठीक है, तो याद रखना ये चीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बेटा यही है कि ऐसे कौन से करेक्टर के जीन्स है जो मैक्सिममली एक क्रोमोसोम के ऊपर पड़े हैं? तो फोर्थ क्रोमोसोम के ऊपर आप देख रहे हो 3 करेक्टर के जीन्स पड़े हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। फोर्थ के बाद कौन सा क्रोमोसोम आता है जिसके ऊपर मैक्सिमम है? फर्स्ट। ठीक है, तो ये चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे बेटा। यस सर। अब यहाँ पर बढ़ते हैं। तो जैसे एक करेक्टर है सीड शेप करेक्टर, तो सीड शेप एक करेक्टर है, तो इसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट कौन कौन से हैं? राउंड येलो, राउंड रिंकल्ड, राउंड एंड रिंकल्ड। राउंड होता है जो मोटे दाने होते हैं मटर के। जैसे आप कोई मटर लेने जाते हो, आपको मम्मा भेजते हैं, तो मम्मा बोलते हैं ना कि भाई मटर वो लेकर आना जिसके मोटे मोटे दाने हो, ये नहीं कि सड़े गले वो चुकुट उठा लाए तू, ठीक है। पी तो राउंड सीड जो होते हैं दैट इज द डोमिनेंट ट्रेट, और रिंकल्ड सीड जो होता है वो कैसा होता है? रिसेसिव ट्रेट। तो अभी हम देखते हैं, ठीक है, अभी हम देखते हैं कि ये रिंकल्ड सीड बनता कैसे है, ठीक है, और राउंड सीड कैसे बनता है। तो चलिए देखते हैं। कहता है एक एंजाइम होता है, यहां पर लिख लीजिए फैक्ट। अब हम फैक्ट पढ़ने जा रहे हैं एक, ठीक है। तो फैक्ट क्या है? जैसे एक सीड है, एक एंजाइम दैट इज कॉल्ड स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम, SBE। ये एक एंजाइम होता है स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम्स। इसका मेन काम क्या होता है? ये क्या करता है? इट पॉलीमराइज ग्लूकोज, और ग्लूकोज को पॉलीमराइज कर कर किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा? नाम से क्लियर एंजाइम के, ठीक है। SBE एंजाइम जो होता है ये क्या करता है? ग्लूकोज को जोड़ जोड़कर स्टार्च बना देता है। अब क्या होता है? अब जो रिंकल्ड सीड होता है, इन केस ऑफ रिंकल्ड सीड के अंदर क्या होता है? रिंकल्ड सीड के अंदर जो SBE एंजाइम है ये एब्सेंट होता है। SBE एंजाइम ही एब्सेंट होता है। जब SBE एंजाइम्स जो है वो एब्सेंट होगा, ठीक है, एब्सेंट होगा तो क्या होगा? अब स्टार्च नहीं बनेगी। अगर स्टार्च नहीं बनेगी तो किसकी कंसंट्रेशन सीड के अंदर बढ़ जाएगी? ग्लूकोज को हम बोलते हैं फ्री शुगर। ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर जाएगा? इंक्रीज, और स्टार्च का कंसंट्रेशन क्या कर जाएगा? डिक्रीज। अब ग्लूकोज जो है, ठीक है, अगर ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ग्लूकोज क्या है? एक सल्यूट है, तो ये सीड के अंदर क्या बढ़ा देगा? सल्यूट पोटेंशियल। हमने +1 के अंदर पढ़ा था प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर। साई का वैल्यू क्या कर देगा? बढ़ा देगा। जब साई का वैल्यू बढ़ता है तो वो पानी अंदर खींचेगा कि बाहर छोड़ेगा? देख लो, बाहर छोड़ेगा, अंदर आएगा, क्योंकि सल्यूट बड़ा है तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा? अंदर कम हो गया, तो हायर टू लोअर आता है वाटर पोटेंशियल, है ना। उसके अंदर पानी की कमी है ना। ये देखो, ये सीड है, इसके अंदर साई एस का वैल्यू बढ़ा हुआ है सल्यूट पोटेंशियल का। अगर सल्यूट पोटेंशियल बढ़ा है तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा इसके अंदर? तो ये पानी खींचेगा कि बाहर छोड़ेगा? लाएगा, ये पानी को अंदर लेकर आएगा। अपना वाटर पोटेंशियल पूरा करने के लिए ये पानी को अंदर खींचेगा। जब पानी अंदर आ रहा है तो इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं?
एंडोस्मोसिस। यहाँ पर क्या करेगा? दे एब्जॉर्ब वाटर, यानी कि एंडोस्मोसिस कर रहा है। अब जब एंडोस्मोसिस होगी तो ये सीड क्या कर जाएगा? पानी अंदर आकर कौन सा प्रेशर लगाएगा वॉल पे? टर्गर प्रेशर। जब टर्गर प्रेशर लगता है तो सेल क्या कर जाता है? स्वेल कर जाता है। और जब स्वेल कर जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? कौन सा सेल ये हो गया? टर्जिड सेल। यहाँ पर क्या हो गया? सेल बिकम टर्जिड। अब सेल क्या हो गया है? टर्जिड। ठीक है, थोड़ा ऊपर कर दो। लो बेटा, सेल हो गया टर्जिड। अब क्या हुआ? अब जब यही सीड जो है, रिंकल सीड के अंदर आप देख रहे हो, रिंकल सीड बना कैसे? जब ये सीड बन रहा था तब ये सीड क्या था? टर्जिड। अब क्या होता है? जब सीड मैच्योर हो जाता है, मैच्योर ऑफ सीड, अब आपको पता है जो जितना ज्यादा पानी अंदर खींचेगा वो उतना ही ज्यादा मैच्योरिटी के टाइम पर पानी क्या करेगा? लूज करेगा। आपको पता है जब सीड मैच्योर फॉर्म में आता है तो पानी छोड़ता है, डिहाइड्रेशन करता है। तो अब इसने सीड ने क्या किया हुआ है? अंदर ज्यादा पानी खींचा हुआ है, तो अब ये क्या करेगा? उतना ही ज्यादा बाहर पानी, उतना ज्यादा रिलीज करेगा। हाँ, एट द टाइम ऑफ मैच्योरेशन नाउ दे लॉस ऑफ वाटर एक्सेसिवली। इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। अब जब डिहाइड्रेशन होगी, ठीक है, तो सीड कोट क्या कर जाएगा? पानी जब छोड़ेगा सीड कोट क्या कर जाएगा? श्रिंक। और जब श्रिंक करेगा तो ये सीड कैसा बन जाएगा? रिंकल्ड। इसको बोलते हैं रिंकल्ड सीड। अब एम्स का एक क्वेश्चन है जो 2013 में आया हुआ है। अब मैं वो आपसे पूछता हूं। कहता है रिंकल्ड सीड के अंदर डैश इज मोर इन प्लेस ऑफ बाइंडिंग शुगर, तो क्या आंसर आएगा? ग्लूकोज। तो यहाँ पर लिख लीजिए क्योंकि एम्स का क्वेश्चन है। तो सर लेवल बाइंडिंग शुगर स्टार्च को कह रहे हैं ना अभी ये। बिल्कुल, यहाँ लिखो, मैं लिखवाता हूँ ये लाइन। लिखो, इन रिंकल्ड सीड, फ्री शुगर इज मोर। फ्री शुगर किसको बोल रही है? ग्लूकोज। फ्री शुगर इज मोर in place of starch. क्लियर है सबको? यानी कि रिंकल्ड सीड जो है इसके अंदर SBE एंजाइम ही एब्सेंट है, यानी कि SBE एंजाइम बनाने वाला जो एलील है इसके अंदर एब्सेंट है। ठीक है, इसलिए ये रिंकल्ड सीड बना। क्लियर है सबको? यस एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर, जो SB एंजाइम है वो आपने क्या बताया, इसमें कम होता है या बिल्कुल ही एब्सेंट होता है? बिल्कुल एब्सेंट, बना ही नहीं ना रहा। स्टार्च देखो बन ही नहीं रही बिल्कुल। ठीक है, ये क्लियर है सबको? यस सर। आगे हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग जो हम अगली क्लास में करेंगे। अभी क्लास लीव नहीं करनी बेटा, आपके लिए एक मैसेज भी था आगे सॉरी आगे हेडिंग डालो, टेक्निक्स ऑफ मेंडल। टेक्निक